नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को जानने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद में एक स्ट्रक्चरल थ्योरी का निर्माण किया गया। वो स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है वो 2 सेंट्रल प्रीमिसेस पर आधारित रहती है। वो सेंट्रल प्रीमिसेस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो सेंट्रल प्रीमिस है वो ये कहता है कि द एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन फॉर्म ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। द मेजर ऑफ दिस एबिलिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, ऑक्सीजन एटम आर डाइवेलेंट, हाइड्रोजन हैलोजन एटम आर मोनोवेलेंट। नाउ द सेकेंड is a carbon atom can use or more of its valencies to form bonds to other carbon atom। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल्स। यानी कि केमिकल बॉन्ड वो एक शक्ति है, वो एक सामर्थ्य है जो कि 2 परमाणुओं को आपस में जोड़ करके एक अणु का निर्माण करती है। नाउ टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेजरली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड ए कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नॉन आल्सो एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। आयनिक बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि 2 एटम्स पास में आते हैं, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि उनमें एक एटम के द्वारा दूसरे एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो तो दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यदि कि कोई 2 एटम नज़दीक आते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है और वो केमिकल बॉन्ड एक एटम के द्वारा और दूसरे एटम के द्वारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई बॉन्ड का निर्माण हो तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। Now example of the ionic bond, lithium fluoride. We can see that lithium lose its electron, 1 electron, it is converted into lithium 2+ ion, and the fluorine gain 1 of electron, it is converted into F-. Now both these ions, lithium 2+ ion and F- ion, react with each other and combined and bond formation here, and this bond is formed is ionic bond. Now the example of covalent bond, H2Cl2 CH4। H2 में एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन होगा और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और H2 का निर्माण होगा। इसी तरह से Cl2 में, इसी तरह से CH4 में। हम मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स का भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे N2NH4+। अब इन उदाहरणों में एक मेजर चीज़ क्या आ रही है, वो ये है कि द टेंडेंसी for an atom to achieve a configuration where its valency shell contains 8 electron, that's mean it must follow the octet rule. Now the atomic orbital. An orbital is a region of space where the probability of finding an electron is large. 1s ऑर्बिटल को यदि हम स्ट्रक्चर इसकी डिनोटेट करें तो एक स्पेरिकल होती है। इसी तरह से 2s ऑर्बिटल की स्पेरिकल होती है, परंतु इसके अंदर 2s ऑर्बिटल का जो आउटर है इसके अंदर 1s इंटरनल होता है और इन दोनों के बीच में एक स्पेस ब्लैंक रहता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, उसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। इसी तरह से 2p ऑर्बिटल्स को डिनोटेट कर सकते हैं डम्बल शेप में। यहाँ पर एक साइन मैंने डिनोटेट किया है, साई साई साई। अब ये स्ट्रक्चर्स किस आधार पर बनी गई है, ये क्वांटम थ्योरी के आधार पर इनको डिनोटेट किया गया है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा इनको बनाया गया है। यहाँ पर साई प्लस और माइनस से हमें इलेक्ट्रॉन चार्जेस से हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये वेव फंक्शंस के साइन को डिनोट करते हैं। बोथ 1s and 2s ऑर्बिटल्स आर स्पेयर। 2p ऑर्बिटल्स हैव द शेप ऑफ 2 ऑलमोस्ट टचिंग स्पेयर। Now molecular orbital. In the bond formation, atoms more closer together, orbital
overlap increase until the atomic orbitals come to become molecular orbitals। यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा ही का निर्माण होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं H2, ये 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी और हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। यानी कि इनकी बॉन्डिंग से, इनके ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम फेज साइन टू फॉर्म ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यदि हम इसको वेव फंक्शन के रूप में डिनोटेट करें तो ये एक वेव फंक्शन और दूसरे सेम साइन के ही आपस में मिलेंगे, तभी उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। यानी कि हम कह सकते हैं द एनालॉगस ओवरलैपिंग एट टू वेव्स विद द सेम फेस रिजल्टिंग इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इनहेंस एम्पलीट्यूड। अब यदि हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s का लेते हैं और ये लेते हैं, इसको शेडेड किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट साइन का है, इसका जो वेव फंक्शन का साइन जो है वो डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इनके बीच में एक नोड का निर्माण होगा। नोड का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य है। द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइड्रोजन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अपोजिट फेज साइन टू फॉर्म ए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इनको वेव्स के रूप में हम डिनोटेट करें तो इस तरह से एक साइन का और दूसरे साइन का ये आपस में कंबाइन होंगे और इस तरह से एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होगा। द एनालॉगस ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स विद द अपोजिट साइन रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिक्रीजेज एम्पलीट्यूड a node exists where complete cancellation by opposite phase makes the value the combined wave function 0। अब यदि हम इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एनर्जी डायग्राम के रूप में डेनोटेट भी कर सकते हैं। ये 1s हाइड्रोजन एटम, ये 1s दूसरा हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन हो रहा है, सेम वेव फंक्शन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है और उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। और यदि एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होता है तो उसकी एनर्जी हायर हो जाती है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसके अंदर मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। उस कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz। अब यदि हम इसको एनर्जी दें तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के 2pz में आ जाएगा। अब ये जो 2s, 2px, 2py, 2pz है ये कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे और इनकी जो शेप है वो इस तरह की हो जाएगी, टेट्राहेड्रल के शेप में। और इनके बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं sp3, एक sp3 और दूसरे sp3 के बीच में 109 डिग्री 5 अंश का इसके अंदर एंगल का निर्माण हो जाएगा। ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हम बात कर रहे हैं CH4 की, तो C और 4H ये इससे बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, चारों लॉब से, एक sp3 और एक S, 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 ये कंबाइन करेंगे और इस तरह से CH4 का निर्माण होगा। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो 109 डिग्री 5 अंश का होगा। इसी तरह से इथेन में कार्बन, 2 कार्बन है तो sp3 और 6 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आपस में सहयोग करके इस तरह से C2H6 का निर्माण करेंगे और इसके अंदर कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स के निर्माण होगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन और इथाइलिन। इथेन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। नाउ सबसे पहले हम देखें कैसे निर्माण होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी डायग्राम के द्वारा देखें तो ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन ये है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नाउ द 1s एंड 2p कंबाइन होकर के 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, और एक जो 2p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड रह जाएगा और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहेगा। अब ये इसकी स्ट्रक्चर को हम बनाएं तो ये इस तरह से फॉर्म्ड होगी, ठीक है। ये sp2 है, sp2 है, sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो रिमेनिंग हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रह गया था वो ये है, ठीक है। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है। अब इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके अंदर 2 कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे और 4 हाइड्रोजन्स इस तरह से आपस में जुड़ेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथीन फॉर्म्ड फ्रॉम 2 sp2 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ एक देखने वाली चीज़ है, कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन का दूसरा कार्बन का हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके एक जो बॉन्ड का निर्माण होगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। परंतु जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का और ये इस कार्बन का, ये जो ओवरलैपिंग करेंगे तो हमें जो बॉन्ड प्राप्त होगा वो पाई बॉन्ड कहलाता है। ये पाई बॉन्ड कहलाएगा कोएक्सियल pp ओवरलैपिंग के द्वारा, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो है 121 डिग्री का। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन एसिटिलीन। इसके अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। sp हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बनता है, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो एक s और एक p कंबाइन होकर के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे और 2p अनहाइब्रिडाइज स्टेट में रहेंगे। अब इनको हम डिनोट स्ट्रक्चर को बनाएं तो इस तरह से, ये 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये sp और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये रिएक्ट करेंगे C, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब रिमेनिंग जो 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में रिएक्ट करके, या यूँ कह सकते हैं ओवरलैपिंग करके, पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे और हमें इस तरह की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। इसकी जो अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट होता है इनके एटम्स का, और इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। तो आज का हमारा अध्ययन इतना ही। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल तथा बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किसी कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उस कोवलेंट बॉन्ड में कंबाइन हुए एटम्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, और इसको एंगस्ट्रॉम में डिनोटेड किया जाता है। ये हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है जब हम सेम बॉन्ड को डिफरेंट मॉलिक्यूल से कंपेयर करें। बॉन्ड लेंथ को वेरियस फिजिकल टेक्निक्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हम ये कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोई कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो एक स्पेसिफिक होती है और कांस्टेंट होती है, परंतु कांस्टेंट नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलवेज वाइब्रेटिंग। यदि हम डिफरेंट मेथड से मेजरमेंट करें तो हमें डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं और हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो वेरिएशन 1% से कम होता है। अब यहाँ पर हम इथेन और इथाइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड तथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 1.20 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि हम ये देखें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज लेस देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज लेस देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर हम CH बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ जो CH बॉन्ड लेंथ है वो है 1.10 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर CH बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर CH बॉन्ड लेंथ है वो है 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन
single bond hydrogen 1.06 angstrom is less than double bond carbon hydrogen. double bond carbon hydrogen is less than single bond carbon hydrogen. तो हम देखते हैं कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइज से sp2 हाइब्रिडाइज से sp हाइब्रिडाइज कार्बन की ओर बढ़ते जाते हैं तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती जाती है। यानी कि इससे एक जनरल प्रिंसिपल इलस्ट्रेट होता है कि कार्बन बॉन्ड्स आर शॉर्टन्ड बाय इंक्रीजिंग s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp ऑर्बिटल ऑफ इथाइन में 50% s एंड 50% p कैरेक्टर होता है। इसकी वजह से ये फॉर्म द शॉर्टेस्ट CH बॉन्ड बनाते हैं। और sp3 ऑर्बिटल ऑफ इथेन में 25% s एंड 75% p कैरेक्टर होता है तो इट फॉर्म द लॉन्गेस्ट CH बॉन्ड। पर अब कारण ये है या इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों हुआ कि s कैरेक्टर बढ़ने के साथ में उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑर्बिटल बिकम्स मोर लाइक s ऑर्बिटल एंड हैंस it is held more tightly by the molecules than an orbital with less s character. इसके अलावा bond lengths depend on electronegativity of atoms, type of hybridization and resonance also. Now we learn about bond angle. What is the bond angle? Bond angle is the angle between the covalent bond in the ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम जैसे इथेन की बात करें, इथेन में ये CH कोवलेंट बॉन्ड और ये CC बॉन्ड, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 अंश होता है। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसकी जो ज्योमेट्री है हमने पिछले टर्म पे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हमने देखा कि टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल का जो स्पेसिफिक कोण है वो 109 डिग्री 28 अंश का होता है। और इसी के अंदर इथेन में जाएं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इसमें हो जाएगा 121 डिग्री और इनके बीच का जो कोण होगा वो 118 डिग्री। इसी तरह से इथाइन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp और यहाँ पर ये लीनियर शेप में होता है और इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री। अब हम यहाँ देखें कि हम बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है क्योंकि उससे उसकी शेप भी चेंज होती है तो शेप के अनुसार उसका बॉन्ड एंगल वेरिएशन होता है। यदि किसी कार्बन में की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या उसके अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 अंश मेंटेन रहेगा। यहाँ हम मेथेन की बात करते हैं। मेथेन में sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, इसकी जो प्रिडिक्टेड शेप थी वो भी इसी तरह से की थी और जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ज्ञात किया गया तब भी इसकी शेप इसी तरह की है और उसका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 अंश प्राप्त होता है। अब हम जाते हैं अमोनिया की तरफ। इसमें नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। इसकी जो प्रिडिक्टेड शेप है वो इस तरह से आती है। इसके अंदर इसके टेट्राहेड्रल के 3 कॉर्नर को हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करते हैं और एक कॉर्नर पर इसके एक अनपेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका उपस्थित होता है और इसकी जो शेप है ये प्रिडिक्ट की गई कि ये भी टेट्राहेड्रल शेप में है और इसके अंदर कोण भी 109 डिग्री 5 अंश का होना चाहिए। परंतु एक्चुअली क्या देखा गया कि इसकी शेप जो है एक्सपेरिमेंटली जब ज्ञात की गई तो इस तरह से पाई गई और इसमें कोण भी शॉर्टर 107 डिग्री पाया गया, यानी कि स्लाइटली स्मॉलर देन द प्रैक्टिकल वैल्यू। इससे ये सजेशन हम दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई more space than any of the hydrogen atom and hence tends to compress the bond angle slightly। इसको compress कर देता है, इसकी वजह से इसका कोण बंद कोण है वो कम हो जाता है। इसी तरह से हम H2O की तरफ जाएं। यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी कि जो अमोनिया है इसके अंदर इन्वर्सन भी पाया जाता है, वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं। इसी तरह से H2O में जो बॉन्ड एंगल है इसकी जो प्रेडिक्टेड शेप है वो इस तरह की पाएगी। इसके अंदर 2 युग्म होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के और इसके अंदर कोण ये माना गया कि इसमें भी टेट्राहेड्रल कोण होना चाहिए, परंतु एक्चुअली ये भी कंप्रेस होकर के 105 डिग्री का हो जाता है। इसी के साथ ही बॉन्ड एंगल पर वेरियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ग्रुप यदि जुड़ जाए तो भी इफेक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसके अंदर यदि कोई ब्रोमीन आ जाता है तो इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और बॉन्ड एंगल जो है वो हो जाएगा 114 डिग्री 2 अंश। नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स को
यदि हम बनाते हैं एटम्स के कंबाइन के द्वारा, तो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है, और किसी मॉलिक्यूल्स को हम यदि ब्रेक करें और उसको एटम्स में वापस कन्वर्ट करें तो वो एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये है जो है बॉन्ड एनर्जी है, और ये भी किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये दो तरह की होती है, एक तो डिसोसिएशन एनर्जी एंड दूसरी बॉन्ड एनर्जी। इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल डी से, इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल ई से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब डिसोसिएशन एनर्जी जो है, नाम से हम देख सकते हैं डिसोसिएट करना, विघटित करना। तो एनर्जी नेसेसरी टू क्लीव ए बॉन्ड टू गिव द कंस्टिट्यूएंट रेडिकल। ओके, नाउ हम देखें कि क्या होता है। जैसे H2O है, इसकी एक डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं प्रत्येक बॉन्ड बंध को तोड़ने में। तो इसका H निकाला तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है 118 किलो कैलोरी पर मोल। अब यदि हम इस बॉन्ड को तोड़ें तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है 110 किलो कैलोरी पर मोल। अब इन दोनों डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी विच इज फाउंड 109 किलो कैलोरी पर मोल। इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में D और E इक्वल होंगे। अब यदि हम इन मेथेन में हम देखें, CH4 है, वो CH3 और H, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद में हम यदि हम CH3 में CH2H बॉन्ड को विघटित करें तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी 106। फिर CHH बॉन्ड को तोड़ें तो 106, और CH बॉन्ड को हम यदि विघटित करें तो 81 किलो कैलोरी पर मोल आती है। और इनका जो एवरेज वैल्यू है वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन। सिंगल एवरेज वैल्यू वो हमें प्राप्त होगी 99 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ हम देखते हैं कि हमने इसको विघटित किया, तो ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल दो तरह से हो सकते हैं। जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है और इसके अंदर एक बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जब हम इसको बॉन्ड को विघटित करें तो ये हो सकता है कि इसके जो दोनों फ्रेगमेंट हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हों। तो जब हम दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये तो विघटन है, ये कहलाता है होमोलाइसिस। यदि इसका विघटन इस तरह से हो कि इसमें से एक फ्रेगमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये कहलाएगा हेट्रोलाइसिस। यानी होमोलाइसिस वो कहलाता है जब 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच फ्रेगमेंट, हेट्रोलाइसिस जब बोथ इलेक्ट्रॉन टू 1 फ्रेगमेंट। यहाँ पर होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस में ये बता दूँ कि ये होमो, हेट्रो एंड लाइसिस जो हैं ग्रीक वर्ड्स हैं। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, एंड लाइसिस का मतलब क्लीवेज। अब यहाँ हमने जो डिसोसिएशन किया ये होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और यदि हम इसी का हेट्रोलाइसिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यूज आर कंसिडरेबली बिगर देन द होमोलाइटिक, से ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा क्यों होगी? सिंपल हेट्रोलाइसिस से क्या होता है कि सिंपल हेट्रोलाइसिस से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, और इनको सेपरेशन करने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता प्राप्त चाहिए हमें, जैसे 100 किलो कैलोरी पर मोल या इससे अधिक भी प्राप्त हो सकती है। परंतु यहाँ पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, रेडिकल। इनको सेपरेट करना इनके बनिस्पत आसान है। इन गैस फेस में बॉन्ड डिसोसिएशन जो है होमोलाइसिस के द्वारा होता है, और इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में यदि हम बॉन्ड डिसोसिएशन करना चाहें तो वो हेट्रोलाइसिस को प्रेफर करेगा। अब इन सब से एक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, इनसे हम एक सर्टेन जनरलाइजेशन बना सकते हैं। फर्स्ट ये कि शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है बॉन्ड शॉर्टर होता जाता है और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है विद द इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। इसी तरह से सेकेंड, बॉन्ड बिकेम्स वीकर एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि हम पीरियोडिक टेबल में यदि जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो बॉन्ड्स जो है वीकर बनते जाते हैं। ये फर्स्ट कंसिक्वेंस ये है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट इसका ये बनता है इन सब का कि डबल बॉन्ड्स आर बोथ शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड बट नॉट ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग। नाउ अगली क्लास में हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। ये लेक्चर के कंटिन्यूशन में आज हम
पढ़ते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय टू एंड ओनली टू न्यूक्ली, जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग की हम बात करें, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है दो परमाणुओं के बीच में, ए और बी। जब बॉन्डिंग होती है तो ये जो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों शेयर किए जाते हैं केवल मात्र दो न्यूक्ली के द्वारा। तो इस प्रकार की जब बॉन्डिंग होती है तो वो कहलाती है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय वेव मैकेनिक्स। According to wave mechanics, electron behave as a wave. This is the fundamental principle of wave mechanics. जब हम इस परसेप्शन को मानते हैं तो we can write a wave equation for one electron system. This is called the Schrödinger equation. Del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon del z square plus 8 pi square m h square e minus v psi is equal to 0. This is the mathematical model for electron, for one electron system. Here is the m is the mass of electron, h is the Planck constant, v is the potential energy of electron, e is the total energy of electron, and psi is the wave function of one electron. श्रोडिंगर इक्वेशन जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल इक्वेशन है जिसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से इनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। ये इस तरह से वेव मैकेनिक्स के द्वारा इनकी शेप्स याद की जाती है। हम इससे भली भांति परिचित हैं 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल से अपने पिछले लेक्चर से। या 1s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है और p ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है। यहाँ पर p ऑर्बिटल has a node, a region in space where the probability of finding the electron is extremely small. Plus and minus sign of lobe of p orbital does not refer to positive and negative charge. They are the sign of wave function. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते, अर्थात या तो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व किया गया और वो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली एक दूसरे को प्रूफ करते हैं। परंतु जो मॉलिक्यूल में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सिस्टम के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई गई तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन उनसे प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो द अप्रोक्सीमेशन मेथड उनके लिए लगाया जाता है। तो ड्रास्टिक अप्रोक्सीमेशन के द्वारा ही उनको सॉल्व किया गया और इसके लिए 2 मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन अपनाए जाते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड और दूसरा है वैलेंसी बॉन्ड मेथड। वैलेंसी बॉन्ड मेथड में परमाणु अणु में अपनी पहचान और गुणवत्ता खो देते हैं और बंध में भाग लेने वाले दोनों परमाणुओं के हाफ फिल्ड वैलेंसी शेल ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से बनते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड्स हैं जो कि वो बॉन्डिंग्स हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के द्वारा बनते हैं और इसके अंदर एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप दे कंबाइन टू फॉर्म एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल दैट कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड में अणु में परमाणु कक्षक अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के द्वारा जो पिक्चर बनती है उसको हम देखें किस तरह से बनता है। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं जो केवल
एक एक न्यूक्ली को घेरे हुए रहते हैं, जबकि जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और इनकी ओवरलैपिंग के द्वारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्ली इनको घेरे हुए रहते हैं। इसकी जो शेप बनती है वो इलिप्टिकल शेप है। अब हम इसको लोकलाइज्ड बॉन्डिंग के आधार पर देखें कि इन लोकलाइज्ड बॉन्डिंग द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट ओवरलैप इज 2, only 2, so that the molecular orbital are generated. One of these called bonding orbital. It has a lower energy than the original atomic orbital. अगर इनकी एनर्जी इनकी एनर्जी से अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होगी। एंड द अदर इज कॉल्ड विच हैज़ द हायर एनर्जी देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो कहलाता है वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध कहलाता है और ये कहलाएगा इसी के सिग्मा स्टार। अब इसके लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के द्वारा हमने वेव फंक्शंस को निर्धारित करते हैं। वेव फंक्शंस में साई बराबर सी ए प्लस सी बी फॉर द एडिशन और बॉन्डिंग, साई बराबर सी ए माइनस सी बी सब्सट्रैक्शन या एंटी बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पर साई ए और साई बी वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए एंड बी है, एंड सी ए एंड सी बी है वेटिंग फैक्टर। यहाँ हम देखें कि जो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संयोजन के द्वारा बनते हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड है उसको LCAO मेथड भी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे होता है वो देखते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है पहले इलेक्ट्रॉन से भरा जाता है। दोनों जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन पहले न्यूली फॉर्म्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएंगे और उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ग्राउंड स्टेट पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी। इसमें जितना ज़्यादा ग्रेटर ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, परंतु ओवरलैपिंग है, टोटल ओवरलैप है वो कि इनके रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्ली से प्रिवेंटेड होता है। नाउ वन थिंग जो मैं आपसे फिर शेयर करना चाहती हूँ इस पेज में वो ये है कि सिग्मा ऑर्बिटल जो बनता है ये वो किसी भी प्रकार के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन सकता है। यहाँ पर मैंने दर्शाया है 1s और 1s के ऑर्बिटल से। हम कोई किसी भी प्रकार का ऑर्बिटल ले लें, s, p, d और f के ऑर्बिटल से बन सकते हैं, वेदर द सेम और डिफरेंट। वो यदि ss हैं तो भी हो सकता है, sp हैं तो भी हो सकता है, sd हैं तो भी हो सकता है, परंतु एक कंडीशन है, बट द 2 लॉब्स दैट ओवरलैप मस्ट हैव द सेम साइन। इसके अलावा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, तो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस की कॉमन एक्सिस पर होना चाहिए। ये इसकी 2 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम पिछले ही लेक्चर में भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं मरकरी का। मरकरी मेटल का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f14 FD10 6s2। जब ये एक्साइटेड होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के द्वारा एक्साइटेड स्टेट में 6s1 6p1 हो जाता है। अब यदि इस स्थिति में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस स्थिति में जब किसी अदर एटम के साथ बॉन्डिंग करता है और हम कहें कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और शेयरिंग के द्वारा ये दोनों
ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें और अणु का निर्माण हो जाए, परंतु इससे जो दो बॉन्डिंग बनेंगे वो डिफरेंट का बॉन्ड का निर्माण करेंगे। परंतु जब यदि इन दोनों को कॉम्बिनेशन के द्वारा, संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जब इसका निर्माण किया जाए तो वो बनते हैं sp, और फिर इसका निर्माण किया जाए जैसे क्लोरीन के साथ में HgCl2 बनाया जाए तो वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसको पिक्चर के द्वारा जैसे दर्शाया गया, 2 sp ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द मरकरी, ये 180 डिग्री पर अवस्थित होते हैं। ठीक है, ये दोनों लॉब्स हैं, इसके अंदर नेगेटिव है और प्लस चिन्ह, और माइनस चिन्ह को हम पहले भी बता चुके हैं ये क्या है। यहाँ पर इस तरह की डायगोनल स्थिति होती है sp हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम बात करें बोरॉन की। इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, 2px और 2py में एक एक हो गया। अब यदि इनके संकरण के द्वारा 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है और बनता है sp2, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ, और ये जो है ये अपनी स्थिति इस तरह से रखेंगे, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये स्थिति ऐसे बनती है कि ये 3 एक समान ऑर्बिटल बनते हैं और अपने को इस तरह से रखते हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्शंस हैं वो सेम रहे। ठीक है, और ये इनके बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री का बनता है। ये स्थिति जो है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। इसी तरह से यदि हम कार्बन की बात करें, ये हम पिछले टर्म पे पढ़ चुके हैं, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाता है और इसकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसकी शेप इस तरह से होती है, टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब इनको यदि हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से देखा जाए तो ये इस तरह से नज़र आएंगे। ये उदाहरण HgCl2 का, ये इसको हम माने BF3, और ये आपका इस तरह से CH4। बॉल एंड स्टिक से हम इनको देखना चाहें तो हमें ये इस तरह से नज़र आएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नाउ लर्न अबाउट delocalized chemical bonding. The bonding of many compounds can be described by a single Lewis structure. This is not sufficient for many other compounds. These compounds contain one or more bonding orbitals that are not restricted to 2 atoms, but they are spread out over 3 or more, and this is called the delocalized chemical bonding. इसकी जो 3 मेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो डीलोकलाइजेशन को एक्सिबिट करती है उस पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड संयुग्मन में हो तो क्या होता है, इसका उदाहरण हम लेते हैं ब्यूटाडाइइन। ये ब्यूटाडाइइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस बॉन्डिंग के लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशन की जो अप्रॉक्सीमेट मेथड जो हमने पिछले टर्म पे पढ़े थे, हेमो मेथड एंड वीबी मेथड, उनके द्वारा इस डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वीबी मेथड वी कैन ड्रॉ various canonical structures of butadiene. These are also known as the resonating structure. अब हम यहाँ देखें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बंध लंबाई प्राप्त होती है वो है 1.48 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की प्राप्त होती है 1.35 एंगस्ट्रॉम। अब हम नोटेट करें कि जो टिपिकल सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस होता है किसी भी बॉन्ड में, जब वो किसी भी अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ में एडजेसेंट ना हो, उस स्थिति में उसकी जो लंबाई है वो होती है 1.53, और यहाँ हमें प्राप्त होती है सी सिंगल बॉन्ड सी की 1.48 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ पर
जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है। तो इस शॉर्टर लेंथ के प्राप्त होने से यहाँ पर हमें ये प्रूफ होता है कि इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। इस शॉर्टनिंग ऑफ इस बॉन्ड लेंथ को हम हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इसको यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के द्वारा हम देखें, यहाँ एमओ मेथड लगाएं, तो एमओ मेथड के द्वारा 4p, प्रत्येक कार्बन के पास में एक एक p ऑर्बिटल है। ये चारों p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके ये 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, psi1, psi2, psi3 एंड psi4। इस तरह से इनका निर्माण होता है। अब इसमें यह हम देखें कि जो बॉन्ड ऑर्डर है सेंट्रल बॉन्ड का, वो हमें प्राप्त होता है इस मेथड के द्वारा 1.894, और अदर CC बॉन्ड्स हैं उनका प्राप्त होता है बॉन्ड ऑर्डर 1.447। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखें कि जैसे जैसे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और ये एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं, psi1 से psi2 की ओर जाएं, psi2 से psi3 और psi3 से psi4, ये बढ़ते हुए एनर्जी सीक्वेंस में होते हैं। तो हम देखें psi1 से psi2 की ओर जाएं तो एक नोड उपस्थित हो जाता है, उसके बाद में 2 नोड आ जाते हैं, उसके बाद में 3 नोड आ जाते हैं। इस तरह से नोड्स की संख्या इसके अंदर बढ़ती जाती है। नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन। बेंजीन को हम निम्न संरचनाओं के द्वारा, निम्न कॉनोनिकल स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये कैकुले संरचना है और ये डेवार संरचना है। अकॉर्डिंग टू वीबी मेथड, ईच कैकुले स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग 39% and each of the डेवार structure contributing 7.3 to actual molecule. Now we look at the benzene by molecular orbital method. We see here that each carbon being connected to 3 other atoms, 2 carbon and 1 hydrogen, used sp2 orbital to form sigma bond, so that all the 12 atoms are in one plane. Each carbon has p orbital remaining and containing 1 electron, and each of these can overlap equally with 2 adjacent p orbital. तो ये जो 6 p orbitals हैं ये आपस में ओवरलैप होकर के 6 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इनमें से जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और अदर 3 जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होंगे। इसके अंदर इस तरह से एक एरोमेटिक सेक्सटेट का निर्माण होता है। एक चीज़ और कि दे ईच हैव प्लेन ऑफ रिंग एज ए नोड। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर है बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड वो है 1.667। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द delocalized chemical bonding type is the double or triple bond in conjugation with a p orbital on an adjacent atom. Where a p orbital is an atom adjacent to double bond, there are 3 parallel p orbital that overlap. और इसके द्वारा फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर के 3 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। ये बॉन्डिंग होगा, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। ये एक तरह से एलाइलिक सिस्टम के लिए बताया गया है। इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, नॉन बॉन्डिंग है, ये 0 बॉन्डिंग एनर्जी का होता है। और इसके अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हम यहाँ पर देखें किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे बनने वाले न्यू ऑर्बिटल्स। हम देखें कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन किसके बीच में है, डबल बॉन्ड और p ऑर्बिटल्स के बीच में। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 हो सकता है या 9 इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर 3 केसेस। इन 3 केसेस में पहला केस लेते हैं, यदि डबल बॉन्ड की 2 हैं और p ऑर्बिटल में 2 हैं तो
उसमें टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स न्यू ऑर्बिटल्स में कितने अकोमोडेट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यदि डबल बॉन्ड में 2 हैं, p ऑर्बिटल में 1 हैं, तो जो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी तरह से डबल बॉन्ड में 2 हैं और p ऑर्बिटल में 1 भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यू ऑर्बिटल्स में जाएंगे। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। एलाइलिक कार्बन आयन, एलाइलिक फ्री रेडिकल एंड एलाइलिक कार्बन आयन आर दिस इज कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बन आयन में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 2 और p ऑर्बिटल्स में 2, तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा न्यू बनने वाले ऑर्बिटल्स में। इसी तरह से फ्री रेडिकल्स में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एलाइलिक कार्बोकैटायंस में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द थर्ड टाइप इज हाइपर कंजुगेशन। अभी तक हमने जो 2 ऊपर वाली जो कंडीशंस पढ़ी उनके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों डीलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसके विपरीत यदि हाइपर कंजुगेशन वो चीज़ है जिसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब जैसे कि हम प्रोपीन में हाइपर कंजुगेशन को देखें कि इसके अंदर जो CH सिग्मा बंध है वो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के पास अवस्थित है और ये इससे ओवरलैप करके डीलोकलाइजेशन बंध बनाते हैं। ये अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है, इसके ये पाई बंध है और ये इसके पास का कंजुगेशन में ये सिग्मा बंध है। ये इसके द्वारा ओवरलैपिंग के द्वारा एक नए बंध का निर्माण करेंगे और इस तरह की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में ये रेजोनेंस में आएंगे। तो यहाँ पर यह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड अब नज़र नहीं आता है, तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।